Hello friends, welcome to PYQ discussion series DMP. Today we are starting geography. We have already covered polity PYQs and in this series we are covering 30 years PYQ of UPSC CSE prelims. ओके अगर आपने वो लास्ट के 20 सेशंस नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। हमने PYQ के क्वेश्चन सारे PYQs अच्छी तरीके से कवर किए। हालांकि उसमें अभी अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनके 5 लेक्चर्स हो रहेंगे और हमारे वो PYQ पूरे कवर हो जाएंगे पॉलिटी के। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पॉलिटी के PYQs को कवर करिए। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के PYQ और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन है। इस सीरीज में हम डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं हर क्वेश्चन का, साथ ही में एलिमिनेशन ट्रिक्स, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट और जो भी ट्रैप्स और हैक्स क्वेश्चंस में होते हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आंसर तक पहुंचा जाता है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम किस टॉपिक पर अपने PYQ डिस्कस करेंगे? सोलर सिस्टम पर। सोलर सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये टॉपिक हमारा है आज का। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इन नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ओकर्स इन। नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है? देखिए फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून के फर्स्ट हाफ में, मतलब 1 जून से लेकर के 15 जून तक, ऐसा इसमें बोला गया है। या फिर सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून के सेकेंड हाफ में, या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जुलाई, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हमें पता है कि लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो 21 जून को होता है, तो ओबियसली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून इसका आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली डायरेक्टली उसकी रेज आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे यहाँ पर देखने को मिलते हैं और नाइट्स यहाँ पर शॉर्ट होती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें कि शॉर्टेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये 22 दिसंबर को होता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। ओके, बस यही था इसमें। सेकंड क्वेश्चन, 21 जून सन। अब देखिए ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसी का ही यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए रिपीटेशन ऑफ द PYQs होता है। सारे PYQs अच्छे से हमें कवर करके जाने अपने एग्जाम के अंदर। 21 जून को यहाँ पर पूछा है, क्या बोल रहा है कि डज नॉट सेट सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो है ना उस पर यहाँ पर सन बिलो मतलब छिपता नहीं है। सेकेंड, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्किल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर। ये होता है 21 जून को। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, यहाँ पर वर्टिकल होता है सन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, हमारा आर्कटिक सर्किल है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, अंटार्कटिक सर्किल है। तो आर्कटिक सर्किल यहाँ पर 6 मंथ का डे होता है, 6 मंथ का नाइट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए 21 अगर जून को देखें तो यहाँ पर डे की स्थिति बनती है 21 जून को आर्कटिक सर्कल में, इसलिए यहाँ पर जो सन होता है वो नहीं छिपता है। ओके, आर्कटिक सर्कल कौन सा रीजन होता है, ये 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रीजन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, 20 मतलब 24 घंटे यहाँ पर दिन बना रहता है, कंटिन्यूस डे लाइट यहाँ पर होती है। ओके, तो इसका आंसर था हमारा ए। थर्ड, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। देखिए जो वेरिएशन होते हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में, मतलब डे टाइम कभी डे ज़्यादा बड़ा होता है या फिर नाइट छोटी होती है, इस तरीके जो वेरिएशन होते हैं ये सीज़न टू सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। ये किस वजह से होते हैं? फर्स्ट,
अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ के रोटेशन पर। दूसरा, अर्थ इवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, ओके। लैटिट्यूड पोजीशन ऑफ द प्लेस, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो लेंथ में वेरिएशन होगा डे टाइम और नाइट टाइम के, कभी नाइट छोटी होती है तो कभी दिन हमारा छोटा होता है, इसलिए ये जो वेरिएशन आता है ये किस वजह से आता है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सन है और सन के जो चारों ओर हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट में यहाँ पर इसको क्या करती है, इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, तो हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पर क्या है, यहाँ पर टिल्ट है अपनी एक्सिस पर। इसी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं ना दिन में, और मतलब दिन के टाइम में और रात के टाइम में, सीजन टू सीजन ये वेरिएशन होता है, ओके। तो ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि ये टिल्ट है हमारी अर्थ एक्सिस पर, इसी वजह से यहाँ पर देखने को ये मिलता है। देखिए अगर हम देखते हैं कि जैसे विंटर सोलिस्टिस होता है, तो विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, जैसे कि ये कब होता है, 21 दिसंबर को होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है ये जो होता है सन की तरफ होता है। जैसे 21 दिसंबर आता है, 21 दिसंबर को क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, पहले तो देखिए डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से। मान लीजिए हमारा सन है और ये ऑर्बिट है किसका, अर्थ का। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने टिल्ट पर अर्थ जो है वो थोड़ी झुकी हुई है ना, टिल्ट है यहाँ पर अपने एक्सिस पर, इस तरीके से। अब देखिए हमने क्या बात की थी कि 21 दिसंबर को क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस देखने को मिलता है। देखिए जो स्थिति मैंने 4 बनाई है, ये सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो ये स्थिति कब आती है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है और ये नदर्न हेमिस्फेयर है। इस टाइम पर क्या है कि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर पड़ रही हैं, और यहाँ पर 20, ये स्थिति कब आती है, ये आती है 22 दिसंबर में, ओके। और इसको बोलते हैं हम विंटर सोलिस्टिस। अच्छा, फिर ये स्थिति कब आती है, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर क्या सदर्न हेमिस्फेयर में रेस पड़ती हैं, तो यहाँ पर भी सदर्न हेमिस्फेयर में रेस पड़ती है। ये 21 मार्च को आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सदर्न है, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स बोलते हैं। अच्छा, इक्विनोक्स किसको कहते हैं, जहाँ पर डेज और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है ना, वेरिएशन होता है उनका जो टाइम, जैसे 12 आवर्स की डे होगी और 12 आवर्स की नाइट होगी, तो ये हमारे 2 टाइम्स देखने को मिलता है। एक तो ये स्थिति इक्विनोक्स बोलते हैं, ये क्या बोला था, इक्विनोक्स इसको कहते हैं। तो एक 21 मार्च को देखने को मिलता है, और दूसरा कब मिलता है हमारा 22 सितंबर को, ये 2 इक्विनोक्स मिलते हैं। ये हमारा विंटर सोलिस्टिस था। और समर सोलिस्टिस कब मिलता है, 21 जून को, ये समर सोलिस्टिस की स्थिति बनती है यहाँ पर। अब इसको देखिए, ये 21 जून को हमने देखा। अब इसकी सन, ये सन है हमारा, हमने जो अभी इससे पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने क्या बात की थी कि जो सन होता है ना वो 21 जून को टॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली राइज करता है, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, इसलिए यहाँ पर डे की स्थिति होती है। और आर्कटिक सर्किल यहाँ पर बना हुआ था, तो यहाँ पर 2 दिन रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, 21 सितंबर में हम बात कर रहे हैं, अभी भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये यहाँ पर डे लाइट रहती है ना आर्कटिक सर्किल में। इस तरीके से हम लोग पीछे क्वेश्चन देखा था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेरिएशन। सो वेरिएशन तो इसी के हिसाब से होते हैं सारे, कभी डेज में वेरिएशन होता है। यहाँ पर देखिए इक्विनोक्स की स्थिति बन जाती है जब ड्यूरेशन डे और नाइट की सेम हो जाती है। इसी तरीके से जब विंटर सोलिस्टिस आता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में सन जब वर्टिकली लाइज करता है तो वहाँ पर डे लॉन्ग हो जाती है। तो 22 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं हम, मोस्टली हम इंडिया में देखते हैं कि जो डेज की ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को आप देखोगे तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है डे की ड्यूरेशन। तो इस तरीके से वेरिएशन आते रहते हैं, और ये सारा हम तभी हो पाता है जबकि हमारी जो अर्थ है वह अपने एक्सिस पर टिल्ट है यहाँ पर, ओके, और रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्टूड अलोन, इसका राइट आंसर क्या था? डी। ए पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instrument to find the direction, but he located the pole stars, the most convenient way to reach his village to walk in the, अब ये कुछ डायरेक्शन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि डिजर्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट का वहाँ पर टाइम है। अब वो अपने विलेज जाना चाहता है और वो विलेज जो है ना वो 5 किलोमीटर ईस्ट में है उस पॉइंट से जहाँ पर वो खड़ा है, ईस्ट में है। उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन उसने डायरेक्शन फाइंड करी। कैसे? कि अपने उसने पोल स्टार को देखा और उसको देख करके वो अपनी डायरेक्शन में चला, अपने विलेज के पास पहुंच गया। तो उसको विलेज में जाने के लिए किस डायरेक्शन में यहाँ पर चलना होगा? डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, सेकेंड डायरेक्शन अपोजिट द पोल स्टार, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, डायरेक्शन टू कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। कैसे? क्योंकि जो पोल स्टार होता है ना, पोल स्टार जो होता है हमारा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, नॉर्थ स्टार भी इसको बोलते हैं। जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ में होता है और इसीलिए ये नेविगेशन के लिए काम आता है, ठीक है। अब जब वो, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है तो अपने नॉर्थ में देखता है वो पोल स्टार को, नॉर्थ में जब देखता है ना तो उसको अपने विलेज जाना पड़ेगा जो कि ईस्ट में है। कहाँ पर है? ईस्ट में है, ठीक है, ये इसका होम है, यहाँ पर इसको जाना। तो अब क्या बोल रहा है कि जब ये पोल स्टार को देखता है जो कि नॉर्थ पोल पर यहाँ पर सिचुएटेड होता है, जिसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, तो इसको क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट में रखेगा। जैसे ही अपने लेफ्ट में रखेगा ये पोल स्टार को लेफ्ट में मानेगा और ये खुद राइट मूव करेगा, तब अपने जो होम को ये पर पहुंच जाएगा। इसलिए इसको लेफ्ट में अपने इस पोल स्टार को रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर था सी। 5. Electrically charged particles from space traveling at speed of several hundred kilometers can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा 100 किलोमीटर स्पीड है, वो लिविंग बींग्स को हार्म कर सकते हैं अगर वो सरफेस पर पहुंच जाते हैं। सो व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सन ऑफ द अर्थ? ऐसी कौन सी यहाँ पर चीज़ है जो उनको सरफेस पर आने से रोकती है? देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम टुवर्ड इट्स पोल, कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डाइवर्ट कर देती है पोल्स की तरफ उनको। या फिर जो ओजोन लेयर होती है ना, जो अर्थ के चारों ओर होती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है बैक टू द आउटर स्पेस। मॉइस्चर जो होता है अपर लेयर्स में एटमॉस्फेयर की, वो रोक देता है उनको सरफेस पर आने से। इसका आंसर बताया क्या है? इसका आंसर है ए। कैसे? जो कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करती है कि कैसे भी जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आते हैं कि वो सरफेस पर ना आ पाए, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या था? ए इसका राइट आंसर है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक सोलर विंड से कुछ पार्टिकल, सोलर विंड चलती रहती है ऊपर, या फिर कोई एस्ट्रॉयड आ जाता है, कुछ भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर जो आते हैं ना, नहीं, यहाँ पर जो हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है वो अलग है। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है उसको डेविएट कर दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अर्थ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ वाटर फाउंड। बोला कि जो प्लैनेट अर्थ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है यूज करने के लिए वो 1% से भी कम है टोटल वाटर का। सेकेंड, ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लैनेट अर्थ, उसमें से 95% इज बाउंड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर वाटर की स्टोरेज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं पहले, कि ऑन द प्लैनेट अर्थ फ्रेश वाटर जो है जो हम यूज करते हैं ना वो 1% से भी कम है। यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये तो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और टोटल फ्रेश वाटर जो प्लैनेट अर्थ वन मिलता है उसका 95% हमारे पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में मिलता है। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 68% जो होता है ना फ्रेश वाटर का वो आइस कैप्स में मिलता है। ये 95 की जगह यहाँ पर 68% होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फर्स्ट वाला जो था वो बिल्कुल करेक्ट है कि लेस देन 1% से भी कम यहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो कि हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कितना? लेस देन 1%, ये हमको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जुपिटर था पहले, लेकिन अब अगर हम देखेंगे ना तो इसका आंसर जुपिटर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहले 2009 के हिसाब से तो आंसर जुपिटर था, लेकिन अब अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सैटर्न इसका राइट आंसर होना चाहिए। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था 63 के समथिंग यहाँ पर जुपिटर के मून्स थे, लेकिन अब सैटर्न के मून्स है। अब मतलब अब देखिए 2023 के हिसाब से अगर हम देखें ना, 2023 के हिसाब से तो 95 मून्स कितने किसके? जुपिटर के। जुपिटर के यहाँ पर 95 मून्स हैं और 146 हो चुके हैं यहाँ पर सैटर्न के। तो ऑब्वियसली सैटर्न हमें आंसर अब लगाना अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। in order of their distance from the sun, which one of the following planets lie between Mars and Uranus? मार्स और यूरेनस के बीच में कौन से यहाँ पर प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं? मतलब इन ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड द यूरेनस? देखिए मार्स और यूरेनस के बीच में जुपिटर तो आना चाहिए, तो जुपिटर, अर्थ तो मार्स से पहले है, ए तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब बचा जुपिटर आना चाहिए, इन ऑप्शंस में जुपिटर भी नहीं है, इनमें भी नहीं, तो बी ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम देखें ना सीक्वेंस, अगर देखें सन से सबसे पहले हम देखते हैं कि मरकरी आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? वीनस आता है, फिर आता है अर्थ, फिर मार्स आता है, उसके बाद ये जुपिटर आता है, सैटर्न आता है फिर, और फिर यूरेनस, और उसके बाद आता है नेपच्यून। तो पूछा क्या क्वेश्चन में कि यूरेनस और मार्स के बीच में, तो ये है हमारे दो, जुपिटर एंड सैटर्न इज द राइट आंसर। 9 व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है? देखिए इसका राइट आंसर कितना? 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, ये एवरेज है। कितना हो गया ये एवरेज? मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10, to orbit around the sun the planet Mars takes lesser time than take time by Earth. to orbit around the sun, सन के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए मार्स जो है वो कम टाइम लेता है किससे? अर्थ से। रीजन इसका क्या है? द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। डायमीटर है वो कम है किसका? मार्स का, लेस देन दैट ऑफ अर्थ। देखिए फर्स्ट जो है ना यहाँ पर फर्स्ट रोंग है, क्यों? क्योंकि हमारा पहले तो अर्थ आता है ना, थर्ड पर अभी हमने देखा, थर्ड पर हमें अर्थ मिलता है और यहाँ पर मार्स मिलता है, तो ओबियसली लॉजिकली अगर हम सोचें तो मार्स को ज़्यादा टाइम लगेगा ना सन के अराउंड मूव करने में एज कम्पेयर टू अर्थ। तो फर्स्ट यहाँ पर रोंग हुआ, जैसे ही फर्स्ट रोंग हुआ हमारा आंसर आ गया, आर इज द ट्रू। ओके, सो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। डायमीटर जो है ना प्लैनेट मार्स का वो कम है किससे? अर्थ से, और ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर मार्स का जो डायमीटर है वो कितना? 6000, यहाँ पर 6000 समथिंग है। कितना है मार्स का? मार्स का डायमीटर कितना है? 6779 किलोमीटर। और अर्थ की जब हम बात करते हैं ना तो अर्थ का कितना है? 12742 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए यहाँ पर ये करेक्ट है रीज़न, और एसेसन यहाँ पर गलत है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ये PYQ अभी हमने थोड़े से स्टार्ट किए हैं, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने का भी नहीं था, क्योंकि ये पहले PYQ पूछे जाते थे इस तरीके से, लेकिन आज भी रिलेवेंट है। तो PYQ हमें ज्योग्राफी के तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने, सारे PYQs को हम इस तरीके से अच्छी तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।